हेलो स्टूडेंट्स, 11th बायोलॉजी का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आज आप लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं, जीवाणु और विषाणु में अंतर। देखिए, एक तरफ जीवाणु को हम बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है, और वो साइज में थोड़े बड़े होते हैं, लाभदायक भी होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ विषाणु, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो भी बनाया था और हमने उसमें ये कहा था कि कैसे वो सजीव और निर्जीव दोनों से कनेक्टेड है, ठीक है, और वो विषाणु जीवाणु से हमेशा छोटे होते हैं। तो आज हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे, दोनों के बारे में डिस्कशन भी करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण चीज उसके अंदर अंतर पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अपन यहां पर स्टार्ट करते हैं जीवाणु और विषाणु से। पहले ही कह चुका हूं, एक को बैक्टीरिया बोलते हैं, एक को वायरस बोलते हैं, है ना। ये देखिए, ये प्रकृति में परजीवी यानी पैरासाइट, मृतोपजीवी, स्वयंपोषी और सहजीवी आदि रूपों में पाए जाते हैं। मतलब इसके अलग अलग फॉर्म होते हैं। कहीं पर ये दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है, कहीं पर ये खुद ही का पोषण खुद ही कर रहा है, और कहीं पर ये साथ में सहजीवी यापन कर रहा है, जैसे राइजोबियम, नॉस्टॉक, एनाबिना, जो कि ल्यूगेमिनेसी कुल जो होता है वहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। अच्छा, इधर अपन बात करें तो शुद्ध परजीवी। भाई यहाँ पे सहजीवी जैसे वर्ड हम यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि विषाणु केवल और केवल हानिकारक होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि स्वतंत्र अवस्था में जीव स्वरूप में नहीं पाए जाते हैं। भाई इसके बारे में डिटेल में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसके सजीव के लक्षण भी और इसके निर्जीव के लक्षण भी, वो वीडियो जरूर देखिएगा। अच्छा, इनमें जीवद्रव्य युक्त सुनिश्चित कोशिकीय संरचना पाई जाती है। हमने बैक्टीरिया सेल पढ़ी होगी आप लोगों ने, ठीक है, तो उसके अंदर कोशिका होती है, यानी कोशिकीय संरचना पाई जाती है। लेकिन अगर हम इसी के बारे में बात यहां पर करते हैं तो इसका आकार और आमाप तो फिक्स होता है, लेकिन कोशिकीय संरचना और जीवद्रव्य इसमें नहीं पाया जाता है। कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है। क्यों? क्योंकि कोशिका ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ये जीवाणु छनित्र से होकर नहीं गुजर पाते। भाई हमने जो छनित्र यानी कि जो फिल्टर पेपर लिया है वो कौन सा है? बैक्टीरिया वाला। तो बैक्टीरिया प्रूफ अगर आप लोगे तो बैक्टीरिया यहीं रह जाएंगे, उसके नीचे कुछ नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम वायरस की बात करें तो उसके अंदर यह है कि वो उससे भी पार निकल जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जीवाणु की जो साइज है उससे भी छोटे कौन है? विषाणु है। तो देखिए, ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और जीवाणु छनित्र से होकर आसानी से गुजर जाते हैं। इधर ये नहीं गुजर पाते। अच्छा, जीवाणु का क्रिस्टलीकरण संभव नहीं होता है, यह बात हमने लास्ट वीडियो में भी देखी थी। यहां पे इसका जो रवाकरण है, क्रिस्टलाइजेशन जो है, जैसे नमक और शक्कर के जिस टाइप से दाने होते हैं ना, उस टाइप से हम इसको ला सकते हैं। अच्छा, ये चल और अचल दोनों स्वरूप में मिलते हैं। अच्छा, विषाणु जो होते हैं वो अचल ही होते हैं, ये याद रखिएगा। अच्छा, इसमें राइबोसोम, प्रोटीन, ग्रेन्यूल्स, एंजाइम, मेसोसोम्स आदि उपस्थित होते हैं। भाई हम पहले ही कह चुके हैं कि वह कोशिकीय संरचना है, तो कोशिकीय संरचना में कुछ तो कोशिकांग मिलेंगे। लेकिन जब हम यहां बात करें कि यहां जब कोशिका ही नहीं है तो भाई इसमें किसी प्रकार के कोशिकांग और एंजाइम नहीं पाए जाएंगे। ये विषाणु का लक्षण है। अच्छा, जीवाणु स्वयं की प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया का इस्तेमाल करके प्रोटीन, एंजाइम वगैरह का संश्लेषण करते हैं और अपने प्रकृति के अनुसार जैविक और अजैविक दोनों माध्यम में गुणन प्रजनन करते हैं। बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर प्रजनन से रिलेटेड। तो ये लोग ये क्या करते हैं जीवाणु कि यहां पर प्रोटीन है खुद ही का, उसी का यूज करते हैं। लेकिन वायरस जब आपको संक्रमित करता है तो वो क्या करता है? आपके शरीर की प्रोटीन, आपके शरीर के डीएनए और आरएनए का यूज करता है खुद के संश्लेषण के लिए। तो देखिए, इनमें स्वयं की प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया नहीं होती है, ये पोषक की प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया का स्वयं के अनुसार इस्तेमाल करके स्वयं का गुणन करते हैं। एक पॉइंट मिस हो गया है इसमें, यहां पर देखिए, इसमें वृद्धि और कोशिका विभाजन की क्रिया होती है। भैया ग्रोथ भी होती है बैक्टीरिया के अंदर और सेल डिवीजन भी होता है। अब यहां पे तो सेल है ही नहीं, तो सेल डिवीजन कहां से होगा? तो यही बात अगर हम यहां करते हैं तो वृद्धि और कोशिका विभाजन की प्रक्रिया यहां पर नहीं होती है। तो एक स्पेशली अपन देखें तो एक कॉन्ट्रास्ट खास दिखाई दे रहा है अपने को इसमें दोनों जगह से, है ना, कि कुछ चीजें यहां पर है और कुछ चीजें यहां पर नहीं है। इसका बेस बना करके हम इस अंतर को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं। अगर कभी आ जाए कि जीवाणु के लक्षण लिखिए तो आप इन्हीं पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। अगर कभी आ जाए कि विषाणु के लक्षण लिखिए तो इन्हीं पॉइंट को आप ऐड कर सकते हैं। और अगर अंतर आ जाता है तो दोनों चीजों को जब आप कंपेयर करोगे तो उसके अंदर अंतर भी हो जाएगा, ठीक है। काफी सारी चीजें इसके अंदर ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में भी है, तो सारे पॉइंट पढ़ना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि भाई 7-7, 8-8 पॉइंट होते हैं तो वो 3 पॉइंट याद करके चले जाते हैं, 4 पॉइंट याद करके चले जाते हैं, और बाकी के जो 3-4 पॉइंट हमने छोड़ दिए उसी में से कोई एक नंबर का ऑब्जेक्टिव उठ के आ जाता है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो याद रखिए, कभी भी आंसर को पूरा पढ़ना है अपने को, ना सिर्फ उस हिसाब से कि इसको 4 नंबर में ही पूछा जाएगा, इस हिसाब से भी अगर एक वाक्य में पूछा जाए तो वहां भी लिख सकते हैं, अगर उसका एमसीक्यू बन जाए तो हम वहां भी लिख सकें, यानी उसका किसी भी टाइप का फॉर्मेट में क्वेश्चन आए तो हम उसका आंसर लिख सकें।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा। एग्जाम की अच्छे से अच्छे तैयारी करिए। रोजाना हम नए से नए और अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आने वाले हैं। तो एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। तब तक के लिए थैंक यू।